नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कशन में लाते हैं किसी न किसी केस को जो कि जुड़ा हुआ है हमारे संविधान के इवोल्यूशन से। और इस सीरीज का नाम है किस्सा संविधान का। आज किस्सा संविधान में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में जो कि है मेनका गांधी का केस। दोस्तों, ये मेनका गांधी का केस ही है जिसने वर्तमान में हम लोगों को इतने सारे अधिकार दे रखे हैं, क्योंकि इसी केस के परिणाम स्वरूप मूल अधिकारों और खासकर आर्टिकल 21 के एक विस्तृत व्याख्या को प्रस्तुत किया गया। और इसकी जो विस्तृत व्याख्या है उस व्याख्या में बहुत सारे अधिकारों को शामिल किया गया और उनको हमारे मूल अधिकार का हिस्सा माना गया। ये केस हम लोगों के जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है और वर्तमान में हम जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत इतने सारे अधिकारों का लुत्फ ले रहे हैं, अधिकार पूर्वक उनकी मांग कर रहे हैं, ये मांग केवल इसी मेनका गांधी केस से जुड़ी हुई है। देखते हैं आज इसी मेनका गांधी केस में आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरीके से ये केस थोड़ा आगे बढ़ा और वास्तव में क्या वास्तविक केस था जिसको हम लोगों ने इतने व्यापक अर्थों में देखा। चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को। बने रहेंगे आप मेरे साथ और आगे भी जब कभी भी हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे तो आप इन सभी केसेस को इसलिए केवल मत पढ़िए क्योंकि ये संविधान के बारे में आपको कोई कहानी सुनाते हैं। ऐसा कोई किस्सा गोई का प्रकरण यहाँ नहीं चल रहा है, बल्कि बात यहाँ होगी कि हम लोगों से यहाँ पर यूपीएससी में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देखें एक रोचक कहानी के माध्यम से। तो देखिए जरा कि ये जो मेनका गांधी का केस था, इस केस का आउटकम जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस से हम लोगों को हासिल क्या हुआ, तो इस केस से मूल अधिकारों की एक विस्तृत व्याख्या संभव हो पाई। मूल अधिकारों में भी विशेषकर आर्टिकल 21 की एक बड़ी व्यापक व्याख्या आई और इसमें कुछ नए तत्वों को शामिल किया गया जिनकी वजह से हमारे वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो अधिकारों में जो बढ़ोतरी हुई है वो इसी केस की वजह से हुई। और इस केस ने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 एवं 19 के बीच में एक संबंध को स्थापित किया। न केवल स्थापित किया बल्कि उस संबंध को व्याख्यायित किया। इस केस की शुरुआत होती है इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने से। मेनका गांधी इंदिरा गांधी की बड़ी पुत्रवधू है और जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी लगाने के बाद जब चुनाव हुए तो उन चुनावों में इंदिरा गांधी को और उनकी पार्टी को एक तगड़ी हार, एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस इमरजेंसी के लगाने से कांग्रेस पार्टी और खासकर इंदिरा गांधी की इमेज, उनकी छवि को बड़ा नुकसान हुआ। उनकी छवि को बड़ा नुकसान हुआ तो परिवार आगे आया, उसमें मेनका गांधी एक प्रमुख सदस्य के रूप में थी और इन्होंने उस छवि, उस धूमिल छवि को बचाने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पत्रिका जिसका नाम था सूर्या, उस राजनीतिक पत्रिका का को निकालना इन्होंने प्रारंभ किया और वो राजनीतिक पत्रिका का मुख्य उद्देश्य लोगों में राजनीतिक चेतना लाना नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए कामों को सही ठहराना भी था। और जिस समय मेनका गांधी ये सारे कार्य कर रही थी, ये सारी चीजें कर रही थी, उस समय वहां पर जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार तो कहकर ही यही आई थी कि इंदिरा गांधी ने संविधान का दुरुपयोग किया, आपातकाल की शक्तियों का दुरुपयोग किया, मनमाने तरीके से हम लोगों के ऊपर आपातकाल लगाया और अपने राजनीतिक विरोधियों को साधने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी की इस इमरजेंसी के समय बहुत सारे विरोधी दल के नेताओं को जेलों में डाल दिया गया, बिना किसी कारण के उनको जेलों में डाल दिया गया। और इन सभी की प्रतिक्रिया हम लोगों को देखने को मिली चुनावों में, जहां पर कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी की पर्सनली बहुत बड़ी, एक तरीके से आप कहें कि हार हुई। इस छवि को सही करने के लिए, लोगों के मन में सही चीजें डालने के लिए, लोगों के मन में इंदिरा गांधी का पर्सपेक्टिव डालने के लिए मेनका गांधी ने इस सूर्या मैगजीन का इस्तेमाल किया। सूर्या मैगजीन
को इन्होंने निकालना प्रारंभ किया। और इसी सूर्या मैगजीन में एक बहुत बड़े लीडर के बेटे की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों को छापा गया। वो लीडर थे बाबू जगजीवन राम जी, और बाबू जगजीवन राम के बेटे की आपत्तिजनक तस्वीरों को भी इसमें डालकर इस मैगजीन से, इस सूर्या मैगजीन से एक राजनीतिक निशाना साधने की कोशिश की गई। हालांकि मैगजीन काफी पॉपुलर हुई, बहुत सारी जगहों पर इसका प्रचार प्रसार किया गया। कांग्रेस के वर्कर्स ने इसको हाथों हाथ लेके अपने खोए हुए जनाधार को पाने के प्रयास में इसका व्यापक प्रचार किया। और मेनका गांधी केवल यहीं तक, एक बुद्धिजीवी महिला है, मेनका गांधी केवल इस मैगजीन तक नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने विदेशों में भी जहां जहां पर उनको इनविटेशंस आते थे वहां पर वो बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड करने जाती थी। और लेक्चर्स जब वो अटेंड करने जाती थी तो वो इन्हीं चीज़ों के बारे में बखान करती थी कि क्या होना चाहिए, क्या है, कैसे है, इमरजेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए। इन सारी तरीके की बहस को, चूंकि वो उस परिवार की बहू हैं, तो उन पर मीडिया का और विश्व के अन्य नेताओं का, देशों का भी बड़ा फोकस रहता था। अब उसी समय इंदिरा गांधी को जब ये बाहर आना जाना इनका काफी सारा स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, बहुत सारे कामों से इनको इनविटेशन आने लगे, तो इनको 1 जून 1976 को 1 जून 1976 को इनको एक पासपोर्ट जारी किया गया। ये पासपोर्ट इनको जारी हुआ 1 जून 1976 को, और ये 1 जून 1976 को इनको एक पासपोर्ट जारी हुआ, और इस पासपोर्ट से ही अपना आती जाती रही। और उसके बाद 4 जुलाई 1977, जब तक कि कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी और जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी, अगला पड़ाव आया 4 जुलाई 1977 को, जब इसके बाद इनको इसी तारीख के अराउंड लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर इनको बाहर की एक यूनिवर्सिटी में जाना था अपना लेक्चर डिलीवर करने, इन्हीं बातों पर अपना एक व्याख्यान देना था। लेकिन जो वर्तमान जनता पार्टी सरकार थी उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने सोचा कि इनकी गतिविधियों पर जरा प्रतिबंध लगाया जाए, और आखिर ये कैसे विदेशों में जाकर अपनी सासू माँ के विभिन्न किए गए कार्यों को जायज भी ठहरा रही हैं। तो सरकार को जब ये बात नागवार गुजरी तो सरकार ने इनको एक नोटिस भेजा, और नोटिस भेजकर सरकार ने इनसे कहा कि आप ऐसा करें कि अपना पासपोर्ट हमारे पास वापस कर दें, वापस जमा कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए। और इस काम के लिए इनको 1 हफ्ते का समय दिया गया, और कहा गया कि 1 हफ्ते के भीतर दिल्ली का जो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय है वहां से ये नोटिस जारी हुआ, और कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसको जब्त कर दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इन्होंने उस समय अपना पासपोर्ट तो नहीं जब्त किया, लेकिन दूसरा पहलू भी इसमें देखिए बड़ा रोचक है। इन्होंने पासपोर्ट जब्त करने के बजाय उस क्षेत्रीय कार्यालय को एक एप्लीकेशन दी और कहा कि आप मुझे ऐसा करने के पीछे कारण बताइए, मैं आपके पास अपना पासपोर्ट क्यों जब्त कर दूं, ऐसा करने का एक कारण बताइए। ये पासपोर्ट जब्त करने और कारण बताने की बड़ी रोचक स्टोरी है। क्योंकि पासपोर्ट जब सरकार जारी करती है तो पासपोर्ट अधिनियम में लिखा हुआ है, उसमें एक धारा है 10(3)(c). इस धारा के अंतर्गत इनको जो ये पासपोर्ट रूल है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जारीकर्ता यानी कि राज्य कभी भी इस पासपोर्ट को आपसे वापस मांग सकता है, या आपको आदेश दे सकता है कि आप इस पासपोर्ट को वापस राज्य के पास सरेंडर कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए, जमा कर दीजिए। तो अब इन्हें इस 10(3)(c) के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया गया पासपोर्ट एक्ट के आधार पर,
पासपोर्ट एक्ट भी आप जान लीजिए, ये पासपोर्ट एक्ट की धारा है और ये पासपोर्ट एक्ट 1967 में बनाया गया। इसी की धारा 10(3)(c) के अंतर्गत इनसे कहा गया कि आप अपना पासपोर्ट वापस कर दीजिए। जब इन्होंने पासपोर्ट वापस नहीं किया और उनको उस नोटिस के जवाब में उनसे एक दरखास्त की, एक एप्लीकेशन इनसे दी कि आप मुझे उचित कारण बता दीजिए कि किस कारण से मेरा ये पासपोर्ट जमा कराया जा रहा है, तो उन्होंने सेक्शन 10(5) का हवाला देते हुए 10 मजेदार स्टोरी है, बात सुनिए। सेक्शन 10(5) का हवाला देते हुए इनसे ये कहा कि आपको कारण बताने से पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि लोक हित का कुछ खतरा हमको पब्लिक इंटरेस्ट पर नजर आ रहा है, इसलिए हम आपको कारण भी नहीं बताएंगे कि आपका पासपोर्ट हम क्यों वापस ले रहे। एक तो इन्होंने मनमाने तरीके से उनका पासपोर्ट वापस करने के लिए, वापस जमा करने के लिए उनको नोटिस दिया, और जब इन्होंने कारण पूछे तो कारण के लिए इन्हें कहा गया कि ये लोक हित में ऐसा नहीं होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा आपको कारण बताना पब्लिक इंटरेस्ट के हित में नहीं होगा, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ। अब इतने पर तो मेनका गांधी भड़क गई। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है कि आप मेरा पासपोर्ट ही जब्त कर लेंगे और मुझे कारण भी नहीं बताएंगे? क्या इस देश में कोई मनमाना रूल चल रहा है? क्या हमारा जो ये विदेश जाने का अधिकार है, क्या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है या नहीं? ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि मैं किस देश जाना चाहूं, कब जाना चाहूं, कैसे जाना चाहूं। मुझे जाना था विदेश अपने इस व्याख्यान माला को देने, उसके ठीक पहले आपने मुझसे कह दिया कि आप अपना पासपोर्ट जमा करिए। मेरी खुद वहां बेइज्जती हुई, ये मेरी गरिमा के खिलाफ हो गया। वहां मेरा बना बनाया प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, जिसे मुझे एकदम अचानक में उनको बोलना पड़ा कि नहीं, मैं नहीं आ सकती या मैं नहीं जा पाऊंगी। इस कारण से मेरी रेपुटेशन जो उस यूनिवर्सिटी में है, उस इंस्टीट्यूट में है, वो रेपुटेशन भी मेरी चली गई। दूसरी बात कि ये जो अनुच्छेद 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि इनका जो सारा कार्यक्रम था वो तो वाक एवं अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता पर ही टिका हुआ था। ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारा संविधान हमें कहता है कि सभी निवासियों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आप मुझे वहां जाके लेक्चर देने से मना कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या इस स्वतंत्रता की कोई भौगोलिक सीमा है? क्या ये केवल देश के भीतर ही ये इस पर बोला जा सकता है, या देश के बाहर कहीं पर हम बोलेंगे तो आपके जो ये कानून है मुझे वहां पर भी पकड़ लेंगे? क्या ये भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत आता है? और दूसरी बात, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की जो ये धारा 10(3)(c) है, सेक्शन 10(3)(c) है, जिसके अंतर्गत इनसे पासपोर्ट वापस मांगा गया, ये अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 तथा 21 का उल्लंघन करती है। क्यों उल्लंघन करती है? एक तो व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन करती है। आपने बिना किसी कारण के भेदभाव के आधार पर मेरे ये शांति प्रिय कामों को देखते हुए आपने ये नोटिस जारी कर दिया, और आप मुझे कारण भी नहीं बता रहे हैं। तो आप न केवल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि अनुच्छेद 19(1)(a) व्याख्यान देने से रोक भी रहे हैं, और आप मेरी व्यक्तिगत छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मानवीय गरिमा, जो मेरी व्यक्तिगत गरिमा है, उस गरिमा को भी आप चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि सरकार ने गलती एक बार नहीं की, बल्कि सरकार ने गलती 2 बार की। अगर वो उनको उचित कारण बताते तो हो सकता है कि इस केस का स्वरूप कुछ और होता, चीजें हमारे पास, अधिकार कुछ और होते। अब सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर बड़ी विस्तृत व्याख्या दी, और उसने कहा कि ये जो आर्टिकल 21 है, इसमें दिया हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से के अलावा
किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन यहां सवाल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो पासपोर्ट एक्ट है, उसकी धारा 10(3)(c) और 10(5) दोनों हैं, विधि द्वारा स्थापित हैं, विधिपूर्ण है। लेकिन ये दोनों ही धाराएं और ये जो कानून है ये न्याय संगत नहीं प्रतीत होते हैं। इसलिए ये एक पक्षपात पूर्ण की गई कार्रवाई है। जो भी कानून किसी व्यक्ति के ऊपर लगाए जाने चाहिए वो न केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को देखे, बल्कि वो इसके निष्पक्ष होने, न्याय संगत और उचित होने चाहिए। दमनकारी या मनमाना प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए। और विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, केवल इस प्रक्रिया के माध्यम से अनुच्छेद 21 को दबाया नहीं जा सकता। इसके लिए कुछ और भी चीजें होनी चाहिए, यानी कि इसके लिए अमेरिकी संविधान से ली गई सम्यक विधि की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। सम्यक विधि की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। जब तक ये सम्यक विधि का मतलब जो विधि हमारे ऊपर लगाई जा रही है वो निष्पक्ष हो, न्याय संगत हो और उचित होनी चाहिए। अगर वो उचित नहीं है, निष्पक्ष नहीं है और न्याय संगत नहीं है, यानी कि सम्यक विधि की प्रक्रिया में नहीं है, तो इस प्रकार की कोई विधि हमारे आर्टिकल 21 का दमन नहीं कर सकती। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ये बहुत व्यापक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत सारी चीजों से मिलती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ही कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। हालांकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपने आप में बहुत विशाल और बहुत विस्तृत है, यह अवधारणा भी अपने आप में बहुत विस्तृत है, लेकिन इसके कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, जिनको विशेष तौर पर हमारे संविधान में दिया गया है। और आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई ये स्वतंत्रताएं इसी आर्टिकल 21 का ही भाग है। इन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए इन्हें एक अलग से मूल अधिकार बनाकर और एक अलग अनुच्छेद बनाकर इसकी चीजों को और व्याख्यायित किया गया। इन पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, युक्त निर्बंधन जो लगाए गए हैं, उनके साथ इनको एक्सप्लेन किया गया। तो आर्टिकल 21 भी आर्टिकल 19 भी आर्टिकल 21 का ही एक भाग है, लेकिन वो कुछ अधिक विस्तृत हैं, कुछ अधिक महत्वपूर्ण हैं प्रत्येक मानव के लिए, इसलिए उन्हें अलग से बनाया गया। ठीक, अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। ठीक, हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले सतवंत सिंह साहनी के केस में न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि यात्रा करना और देश से बाहर जाने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। ठीक, सतवंत सिंह साहनी के केस में भी इस बात को जोड़ा गया था। इस मेनका गांधी के केस में सरकार ने AK गोपालन का केस, जो कि 1951 का केस है, उस केस में अपने दिए गए फैसले को पलट दिया। क्यों पलट दिया? क्योंकि उस केस में कहा गया था कि संविधान के कुछ अनुच्छेद विशिष्ट मामलों से संबंधित है और जहां किसी विशेष मामले से संबंधित अनुच्छेद की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, उस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है। यानी कि उन्होंने कहा था कि हमारे इस संविधान में अलग अलग जगह पर मौलिक अधिकारों के भाग में अलग अलग तरीके से मौलिक अधिकार दिए गए और इन सब का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि ये अलग अलग हैं और इन्हें अलग अलग देखा जाना चाहिए। यानी आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 का भाग नहीं है। लेकिन इस केस में उन्होंने अपना निर्णय पलट दिया और कहा कि आर्टिकल 19 भी आर्टिकल 21 का ही एक भाग है और उसका एक विशिष्ट भाग है, उसकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। इसलिए अगर किसी का आर्टिकल 19 एक ए बाधित होता है तो ये मान लो कि उसका आर्टिकल 21 भी बाधित होता है। ठीक,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या को इस केस में और विस्तृत किया गया, बड़ा किया गया और बताया गया कि इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या में और भी बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, केवल विदेश जाने का अधिकार ही शामिल नहीं होता है। इस प्रकार बहुत सारे जो निर्वचित अधिकार है, यानी कि संविधान के निर्वचन से जो अधिकार प्राप्त हुए, उन अधिकारों को भी इसमें जोड़ा गया और साथ ही साथ कहा गया कि जो भी प्रतिबंध लगाए जाए नागरिकों के इस स्वतंत्रताओं पर, वो सम्यक विधि की प्रक्रिया के अनुसार होने चाहिए। पहले जो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात थी, उसके साथ साथ अब सम्यक विधि की प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया जाए। ठीक, इस फैसले के आधार पर अनुच्छेद 21 का दायरा और बढ़ गया। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे इन्फर्ड राइट्स इसमें शामिल हो गए, बहुत सारे व्याख्यायित निर्वचित अधिकार भी इसमें शामिल हो गए। तो आज वर्तमान में जो हम लोग देखते हैं, साफ स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम पाने का अधिकार, साफ सुथरी रोड पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाओं को पाने का अधिकार, ये सारी चीजें समेट के एक बड़ा सा अम्ब्रेला बनाया गया और इसी अम्ब्रेला में आर्टिकल 21 को एक मुख्य दंड के रूप में स्थापित किया गया, एक उस स्तंभ के रूप में स्थापित किया जिसके अम्ब्रेला में ये सारी चीजें आती हैं। राइट, आप देख सकते हैं कि यहाँ स्वच्छ वायु पाने का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। और आप देखते होंगे कि अक्सर नवंबर दिसंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक के महीने में वायु गुणवत्ता न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनलों का एक हॉट टॉपिक होता है। सरकारें भी इसके लिए प्रयास करती हैं। सरकारें इसके लिए प्रयास इसीलिए करती हैं क्योंकि ना केवल ये सरकारों का कर्तव्य है, बल्कि ये हमारा अधिकार भी है। ये अधिकार न होता तो शायद हो सकता है ऐसा कि सरकारों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां न होती, सरकारों के ऊपर इतना बड़ा दबाव ना होता और सरकारें जिस तत्परता के साथ अभी कार्य करती है, शायद उस तत्परता के साथ सरकारें काम ना कर रही होती। ठीक है बात। इसी निर्णय का एक प्रभाव यह भी निकला कि इस निर्णय ने भारत को एक सच्चे कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया। यहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, यहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि मेनका गांधी केस के ने कि जो फैसला आया, उस फैसले ने भारत को एक किस राज्य के रूप में स्थापित किया। हम सब लोगों के मन में हमेशा यही आता है, क्योंकि हम लोग निगेटिव पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है कि एक आतताई रूप में या एक मनमाने राज्य के रूप में स्थापित किया, क्योंकि मनमाने तरीके से मेनका गांधी के पासपोर्ट को सरकार के पास वापस जमा करने का आदेश दिया गया था। लेकिन जो ये फैसला आया, इसने इसके ठीक उलट भारत को निर्वचित अधिकारों के इस प्रावधान के माध्यम से एक सच्चे कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। ये थी आज के इस किस्सा संविधान की एक स्टोरी। समय बहुत छोटा लूंगा। अगले वाले जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, जैसे मिनर्वा मिल्स केस है, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल के साथ फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए किस्सा संविधान का। ऑल द बेस्ट।